ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था। मैंने 5 नाम बताए थे। उसमें सबसे पहला है आपका वृत्तियां पढ़ रहे हैं। 5 वृत्तियों के विषय में हम पढ़ लेते हैं आज। इसके बाद फिर उनको निरोध करने का उपाय क्या है वो पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे है आपका प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये आपके 3 प्रमाण हैं। तो प्रत्यक्ष जैसे कि इंद्रियों का वस्तु के साथ, विषय के साथ जब निकटता होती है तो तब आपको ज्ञान मिलता है। अनुमान, जब आपको प्रत्यक्ष हो गया और आपके सामने कुछ वस्तुएं प्रत्यक्ष नहीं है, उस समय आप अनुमान की सहायता लेते हो और ज्ञान की प्राप्ति करते हो। आगम जो आपका शब्द प्रमाण से संबंधित है। शब्द प्रमाण क्या होता है? किसी शब्द के द्वारा, किसी वेद के द्वारा जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो वो आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण है। जो भी मैं बोल रही हूँ अगर स्लाइड में नहीं है तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए बोलती हूँ। ठीक है। तो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, ये तो हो गए प्रमाण की बात के 3 प्रकार के बताए गए हैं पतंजलि में, पातंजलि योग सूत्र में। ठीक है। योग दर्शन में 3 तरह के प्रमाण बताए हैं। अब ये वृत्तियों की तरह कैसे काम करते हैं वो चीज देख लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जब इंद्रिय और विषयों के बीच में निकटता आती है। जैसे मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर आई है, तो पिक्चर क्या है, मतलब पिक्चर जो है आपकी आंखों के सामने आई तो दोनों आपस में मिली, तब जाके आपको कुछ ज्ञान हुआ। तो जिसके द्वारा ज्ञान होता है, ज्ञान का जो साधन होता है वो होता है आपका प्रमाण। ये प्रमाण मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट इंट्रो दिया था। तो थोड़ा मैं बता देती हूँ अगर को नहीं पता है। माइक म्यूट करेंगे। प्रत्यक्ष मैंने बताया था आपको कई तरह का होता है ना, अभी पिछली क्लासेस में। तो नॉर्मली देखा जाए प्रत्यक्ष का मीनिंग क्या है? जब आपकी इंद्रियां, इंद्रियां कौन सी हैं? सेंसेस। सेंसेस आपकी हैं 5। जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं वो 5 हैं, कर्म इंद्रिया 5 हैं, लेकिन हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं। अब जो 5 ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। इन 5 के द्वारा आपको देख कर, सुनकर, सूंघ कर, चख कर और स्पर्श के द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण कि जब आपकी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के अपने विषय हैं। ठीक है। तो उन विषयों से जब मिलती हैं इंद्रियां तो आपका ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुमान प्रमाण तब लगाया जाता है जैसे अगर आपके घर के, मतलब आपके एरिया में बारिश हुई है, ठीक है, लेकिन आपने प्रत्यक्ष नहीं देखी क्योंकि आप सो रहे थे या फिर आप किसी दूसरे सिटी में थे। ठीक है। तो आप आए तो आपने देखा सड़कें गीली हो रखी हैं, आपकी छत गीली हो रखी है, आपका जो एरिया खुला हुआ है घर का वो गीला हो रखा है। प्रत्यक्ष तो नहीं देखा आपने, बारिश होते हुए तो नहीं देखी। प्रत्यक्ष का मतलब है वर्तमान में जो भी चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है। जैसे तुम अभी मोबाइल देख रही हो, है ना। अब तुमने खाना नहीं खाया, अब 8 बजे तुम भूल गई, अब तुम गई देखा तो खाना खत्म हो गया, तो तुम्हें लगा होगा कि सबने खाना खा लिया, मैं रह गई। तो अनुमान लगाया तुमने कि खाना खत्म हो गया होगा, या फिर बचा हुआ खाना देखा कि आज क्या बना था, तुमने बचा कुचा खाना देखा, उससे अनुमान लगा लिया कि आज ये बना था। ठीक है। तो अनुमान हम तब लगाते हैं जब आपने प्रत्यक्ष नहीं किया हो लेकिन आपको ज्ञान की प्राप्ति तो करनी है। अब सड़कें गीली क्यों हो रखी हैं? क्योंकि आपने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया। आगम प्रमाण होता है आपका शब्द प्रमाण। जब किसी जो आप्त व्यक्ति है, ठीक है, जो हमारे विश्वास करने योग्य व्यक्ति हैं, उनके द्वारा, शब्दों के द्वारा जब आपको ज्ञान हो, या फिर किसी गुरु के द्वारा आपको ज्ञान हो, या फिर किसी वेद के द्वारा आपको ज्ञान हो, वो आपका आगम प्रमाण हो जाता है, शब्द प्रमाण बोलते हैं इसे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है हर्षिता, तुम्हारा इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू बोल रही हूँ मैं, जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब मैं एमएससी में थी तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आगम क्या होता है। जो लड़कियां थी उन्होंने नहीं बता पाई, मैंने बता दिया था शब्द प्रमाण। तब उन्होंने बोला था आप तो व्यक्ति के द्वारा जो ज्ञान मिलता है। ठीक है। तो अभी से पढ़ाई करोगे तो आगे तक के लिए अच्छा होगा। तो मैं बात कर रही थी कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे हो सकती हैं वृत्तियां। ये जो प्रमाण है ये कैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकते हैं? प्रमाण का काम क्या हुआ? अभी मैंने बताया आपको, ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है।
अभी ज्ञान की प्राप्ति करता है तो हमें दो तरह से ज्ञान मिलता है, कुछ अच्छा ज्ञान होता है आपके लिए, कुछ बुरा ज्ञान होता है। जो बुरा ज्ञान है वो होता है आपका क्लिष्ट, क्लिष्ट यानी दुख देने वाली, और जो अच्छा ज्ञान होता है जिसके द्वारा आपको सुख अनुभव मिलता है, अनुभव होता है, वो होता है आपका अक्लिष्ट वृत्ति। ठीक है, अब जैसे आपको कोई कर्ज चुकाना है, इसके ख्याल आपको बार बार क्या करेंगे, परेशान करेंगे, दुख देंगे। और वही आपको अच्छा भोजन के बारे में पता चल जाए, आप अच्छा भोजन खा रहे हो, उसके बारे में प्रत्यक्ष अनुमान या शब्द के द्वारा आपको ज्ञान मिला, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, अक्लिष्ट हो जाएगा, सुख देने वाला हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल भी दिया, कुछ आप गंदा देख रहे हो, गलत देख रहे हो, उससे आपको दुख हुआ, तो वो हो जाएगा क्लिष्ट। और आपने कुछ अच्छा देखा, ईश्वर के दर्शन किए, सुबह उठते इंस्टाग्राम खोला तो कान्हा जी के दर्शन हो गए, तो वहां पे आपको सुख की अनुभूति होती है, वो होता है आपका अक्लिष्ट। ठीक है, तो प्रमाण दो तरह का हो सकता है, क्लिष्ट भी हो सकता है और अक्लिष्ट भी हो सकता है। तो ये प्रमाण तीन तरह के मैंने बता दिए आपको। अब है विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत ध्रुव प्रतिष्ठा। अब विपर्यय क्या होता है, तो जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्यय है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो आपके, जो अंधेरे में गए आप किसी रूम में, आपने रस्सी देखी तो आप एकदम से डर गए, वहां पे दुख मिला आपको, तो वो हो जाएगी क्लिष्ट वृत्ति। और जब आप जो रोशनी है वो हो गई, वहां पे लाइट वगैरह ऑन हो गई, और वहां पे आपको एकदम से रोशनी हुई, तो आपने देखा अरे रस्सी, ये जो रस्सी है सांप नहीं है, तो वहां पे क्या हुआ, आपको सुख की अनुभूति होती है। तो सुख की अनुभूति हमें अक्लिष्ट वृत्ति से मिलती है, और दुख की अनुभूति हमें क्लिष्ट वृत्ति से मिलती है। ठीक है, तो विपर्य क्या हो जाएगा आपका, मिथ्या ज्ञान। जब आपने रस्सी को पकड़ा और सांप समझ लिया, तो ये क्या है, मिथ्या ज्ञान हुआ, झूठा ज्ञान हुआ। ठीक है, मिथ्या ज्ञान मत ध्रुप प्रतिष्ठम, जो स्वरूप है ही नहीं ऐसा आपको ज्ञान हो जाए, तो मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान कराने वाली कौन सी वृत्ति है, विपर्यय है। ठीक है, इसमें भी दो तरह की हुई ना, अभी क्लिष्ट और अक्लिष्ट। कि आपने अंधेरे में जब रस्सी देखी और उसे सांप समझा तो क्लिष्ट हुई, दुख दिया उसने। और जब आपने अंधेरे की जगह उजाला हो गया और वहां पे देखा आपने सांप नहीं, ये तो रस्सी थी, तो वहां पे आपको अक्लिष्ट हुई, आपको अक्लिष्ट वृत्ति होती है। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि पीतल है। कई लोग मतलब जिसने पीतल नहीं देखा हो, तो पीतल को देख के सोचेंगे अरे भाई ये तो सोना है, वो एकदम खुश हो जाएंगे। तो ये गलत भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, क्लिष्ट अक्लिष्ट बन जाती है, अक्लिष्ट क्लिष्ट बन जाती है। अब पीतल को सोना समझ रहे हो, सुख मिल रहा है आपको, ठीक है, अब सुख मिल रहा है आपको, पीतल देख के भाई सोना मिल गया, तभी आपने चेकअप मतलब उसका देखा, सुनार के पास लेके गए, दिखाया, देखभाल करी, तो पता चला भाई ये तो पीतल है। तो क्लिष्ट अक्लिष्ट भी बन जाती है, अक्लिष्ट क्लिष्ट भी बन जाती है। तो हमें इन दोनों वृत्तियों से ही दूर करके समाधि की प्राप्ति करनी। समाधि की प्राप्ति हमें कब होगी, जब इन दोनों ही वृत्तियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो योग वाले क्या होते हैं, योग के जो साधक होते हैं, ना तो उन्हें सुख से कोई संबंध है, ना ही उन्हें दुख से कोई संबंध है। अब कर्म इसमें पढ़ोगे आपको आगे जाके, कृष्ण और अशुक्ल, जो ना सुख दे और जो सुख में और दुख में। आपने स्थित प्रज्ञा पढ़ा होगा भगवत गीता में, वहां पे स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या है, जो सुख और दुख में दोनों में समान हो। एकदम सुख मिल गया तो एकदम से खुश भी नहीं होता है, एकदम दुख मिल गया तो एकदम से दुखी भी नहीं होता है, वो समान रहता है, नॉर्मल अपने सम अवस्था में रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका यहाँ पे जो वृत्तियां हैं, उनसे भी उनमें भी जो योग साधक है उनमें भी उसे विचलित नहीं होना है, ना तो क्लिष्ट वृत्ति में और ना ही अक्लिष्ट वृत्ति में, क्योंकि ना उसे सुख से लेना देना है कुछ, ना ही उसे दुख से लेना देना है कुछ। तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां भी हमारे ही मन के एक तरह से चंचलता है, आपके मेरे सबके मन में कभी सुख उत्पन्न होता है, कभी दुख उत्पन्न होता है, कभी क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, कभी अक्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो ये दोनों ही सामान्य जन के लिए हैं, लेकिन योग साधक के लिए ये दोनों ही वृत्तियां बेकार हैं। ठीक है, तो ये विपर्यय हुआ, विपर्यय मिथ्या ज्ञान मत ध्रुव प्रतिष्ठा। इसके बाद आ जाता है आपका शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द के द्वारा जो शब्द के द्वारा ज्ञान होता है, शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द के द्वारा जो ज्ञान होता है, जो अनुमानित होता है,
और वस्तु का क्या है, शून्य है, वस्तु है ही नहीं, ऐसा कोई आप इमेजिनेशन कर रहे हो, आप कहीं पे कुछ भी इमेजिन कर रहे हो, वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है विकल्प की वृत्ति की वजह से, विकल्प वृत्ति की वजह से। ऐसा ज्ञान जिसका कोई आधार ही नहीं है, वो होता है विकल्प वृत्ति की वजह से। ठीक है। जब कोई भी ख्याल आपके ऐसे जो आपको सुख दे रहे हों, वो हो जाते हैं आपके अक्लिष्ट, और जो आपको दुख दे रहे हैं ऐसे ख्याल जो दुख दे रहे हैं, वो हो जाएंगे आपके क्लिष्ट। जैसे आप अभी बैठे बैठे क्या करें, अब जैसे मैं अपना पर्सनली एग्जांपल दूंगी कि जब मैं बैठी मतलब घर पे थी एमएससी करने के बाद, तो मैं सपने देखती थी मैं जेआरएफ करूंगी, पीएचडी करूंगी। ठीक है, वो क्या करता था, सुख अनुभव कराता था मुझे, अक्लिष्ट था। ठीक है, फिर मैंने एग्जाम दिया, उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम के रिजल्ट में मैं कुछ कुछ सोचती थी कि अरे क्लियर नहीं हुआ तो, अगर ये हुआ तो, वो हुआ तो वहां पे मुझे दुख होता था, रात रात भर नींद नहीं आती थी, एग्जाम का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो वो क्या हुआ, क्लिष्ट वृत्ति, ऐसे ख्याल जो हुए ही नहीं और उसके चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं। ठीक है, कई बार लोग ऐसे इमेजिनेशन करते हैं, अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो कोई बाहर गया है तो बैठे घर में बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, अरे पहाड़ पे गया है वहां पे, अब आपने खबर सुन ली कि बादल फट गया, तो अब बैठे बैठे यहाँ पे सोच रहे हैं कि अरे हमारा बेटा भी ऊपर टिहरी गया हुआ है, वहां पे भी वहां पे बादल फटा है, हमारे बेटे के साथ क्या होगा, कहीं उसके साथ तो कुछ नहीं हो गया। जो फौज में जिनके बच्चे फौज में जाते हैं, वो घर बैठे बैठे चिंता करते रहते हैं, हमारा बेटा बॉर्डर पे ना भेज दें, मतलब ये लोग बॉर्डर पे ना भेज दें, वहां पे कुछ उसे हो ना जाए। तो जो अभी हुआ ही नहीं, जो मतलब जो भी घटना हुई नहीं, वस्तु जो है शून्य है, ऐसे जो विचार होते हैं, केवल शब्दों के द्वारा जो आप अनुमान करते हो, मतलब शब्द जनित जो ज्ञान होता है आपका, वो होता है विकल्प वृत्ति की वजह से। तो ये दो तरह का होता है आपका, एक हो जाएगा आपका अक्लिष्ट और क्लिष्ट। अक्लिष्ट कैसे होगा, जब आप बैठे बैठे कुछ अच्छे बड़े बड़े सपने देख रहे हो कि मैं तो आज ये काम खोलूंगी, अपना योगा सेंटर खोलूंगी, दिल्ली में जाके बढ़िया चलेगा, अरे वाह वाह पैसा ही पैसा होगा, ये क्या हुआ, अक्लिष्ट वृत्ति हो गई। और जो क्लिष्ट वृत्ति है कि आप बैठे बैठे किसी के बारे में चिंता में अपने आपका जो मन है वो चिंता से घिरा हुआ है कि हमारा बेटा पहाड़ पे गया हो, एक क्लिष्ट वृत्ति हुई कि कोई अभी कुछ हुआ भी नहीं, पता भी नहीं चला कुछ क्लियरली, लेकिन शब्दों के द्वारा किसी भी तरह से जो ज्ञान है आपका, किसी ने आपके दिमाग में कुछ बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए, किसी ने आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात डाल दी जिससे आप परेशान हो रहे हो, तो वो विकल्प वृत्ति की वजह से होता। तो ये भी हमारे अंदर ही चीजें हैं कि हमारे अंदर कोई भी कुछ भी अच्छा अच्छा बोल दे तो हम एकदम से चने के पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और कोई बुरा बोल दे तो हम अच्छे भी हैं तो भी हम अपने आप को बुरा समझने लगते कि हमने गलत किया है। तो ये विकल्प वृत्ति की वजह से होता है। ठीक है, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है, वस्तु शून्य है, जिसका विषय वास्तव में है ही नहीं, ऐसा हम कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो विकल्प वृत्ति की वजह से हुआ। अब इसके बाद आता है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के ज्ञान का अवलंबन ग्रहण करने वाली जो वृत्ति है वो निद्रा। अभाव का ज्ञान कैसे होगा भाई, अब जैसे आप सो के उठे हो, अब रात में आप सोए 10 बजे, सुबह को उठ गए आप 6 बजे, अब देखो कितने घंटे की नींद ली आपने, 8 घंटे की। या फिर अब मैं बोलूँ 5 बजे उठ गए, रात को 10 बजे सोए, सुबह को 5 बजे उठ गए, आपने 7 घंटे की नींद ली। अब जब आप सुबह 5 बजे उठे तो आपको नींद नहीं आ रही, बिल्कुल घनी नींद ही नहीं आ रही आपको। वहां पे क्या हुआ, आपको एक आभास हुआ कि आनंद मिला मुझे, अच्छी नींद आई रात में, एक बार भी आंख नहीं खुली। या फिर आप ऐसे सोचोगे कि मतलब आपके शरीर को नींद पूरी हो गई, तो वो किससे पता चला आपके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में 8 बजे सो गए, सुबह को 8 बजे, पूरे 12 घंटे की नींद लेने के बाद भी बोलने शरीर थका थका सा लग रहा है, नींद पूरी नहीं हुई रात में, पता नहीं क्या हुआ। तो उससे क्या हुआ आपको पता चला। तो अच्छी नींद का और बुरी नींद का किसके द्वारा पता चल रहा है, एक वृत्ति है आपके अंदर, वह है निद्रा वृत्ति। ठीक है, उसी के द्वारा आपको पता चलता है। अब क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे हो जाएगी भाई, ये जो वृत्ति है ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अभी मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक है 10 बजे सो के 5 बजे उठा लेकिन सुख की अनुभूति हुई वहां, तो अक्लिष्ट वृत्ति हुई वहां पे।
ठीक है। जो सुख देने वाली वृत्ति होती है वो अक्लिष्ट हुई। तो जो जो रात में 10 बजे सो के सुबह 5 बजे उठ के भी एकदम फ्रेश फील कर रहा है, तो वो हो जाएगी आपकी अक्लिष्ट वृत्ति। जो रात में 8 बजे सो करके सुबह 8 बजे उठकर 12 घंटे की नींद लेकर बोल रहा है कि मुझे थकान हो रही है, वहां पे है आपकी क्लिष्ट वृत्ति। तो दो तरह की वृत्ति इसमें भी आ जाएंगे आपकी निद्रा में। अब आता है आपका स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना। हाँ जी। हाँ हाँ। अभाव का आलम्बन, अभाव मतलब नींद का जो है आपको कोई और वस्तु के द्वारा थोड़ी पता चल रहा है। नींद पूरी नहीं, उसका नींद के अभाव का किस तरह से पता चला आपको? वो निद्रा की वजह से पता चला। हाँ। ठीक है। अब आता है आपका स्मृति के विषय में कि अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुभूत मतलब अनुभव, विषय आपको पता ही है, आंखों के अपने विषय हैं, कान के अपने विषय भी मैं बता चुकी हूँ। संप्रमोशः स्मृति, अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना। संप्रमोश मतलब ना छिपना। अब आपने कुछ भी अनुभव किया, अब जैसे हर्षिता हरिद्वार गई होगी, वहां पे गंगा जी में स्नान किया इसने अपनी फ्रेंड्स के साथ। चलो हर्षिता का नहीं, मैं अपना एग्जाम्पल दे लेती हूँ। मैं हरिद्वार गई, 4 फ्रेंड्स के साथ गई, और वहां पे मैंने गंगा स्नान किया। ठीक है। अब गंगा स्नान किया, हमने खूब एंजॉय किया, खूब खेले, खाया पिया हर की पौड़ी पे, बहुत मजा किया। ठीक है। अब हमारी क्लासेस वगैरह कंप्लीट हो गई, पीएचडी कंप्लीट हो गई, हम अपने अपने जगह पे चले गए। अब मैं कभी 5 6 7 ऐसे सालों बाद आई हर की पौड़ी पे, तो तुरंत मेरे दिमाग में वो यादें क्लिक की कि मैं अपने 4 फ्रेंड्स के साथ आई थी यहाँ पे, हम लोग उन्हें बहुत मजा किया था, मेरे साथ जो भी होंगे उनको भी मैं बताऊंगी कि हम 4 फ्रेंड्स आए थे, उसने ऐसे किया था, ऐसे किया था। डिटेलिंग में हमें पता होगा क्योंकि हमने अनुभव किया है, तो चीजें छिपेगी नहीं। ठीक है। तो जो भी अनुभव किए हुए विषय होंगे उनका ना छिपना, एकदम से प्रकट हो जाना, वो हो जाता है आपका स्मृति। अब स्मृति दो तरह की हो जाएगी, एक अच्छी स्मृति होगी, अब बुरी स्मृति भी होगी। अब आप बस में गए, आपका पर्स चोरी हो गया, ये अच्छी स्मृति हुई कि बुरी हुई? बिल्कुल बुरी स्मृति है ये तो। आपका पर्स चोरी हो गया, उसमें आपके 5,000 रुपए रखे थे वो भी चोरी हो गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, पैन कार्ड आपका, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी हो सकता है, एटीएम कार्ड, कुछ भी हो सकता है, वो सारी आपकी चोरी हो गई। और आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा बनवाने पड़े, आपके पैसे तो गए गए, डॉक्यूमेंट्स गए, डॉक्यूमेंट्स बनवाने में और ज्यादा पैसा लगा। तो ये क्या है? बुरी स्मृति हुई। तो ये कैसी वृत्ति हो जाएगी? क्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह से स्मृति आपकी अक्लिष्ट भी होती है। अक्लिष्ट जैसे मैंने अभी बताया, आप हर की पौड़ी पे गए, आपको सुख का अनुभव हुआ, एकदम से वो जो यादें हैं उनसे आपको बहुत अच्छा फील होता है कि हमने कितने अच्छे पल बिताए थे। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो स्मृति है वो कैसी हुई कि आप उन्हें भूल ही नहीं सकते, उन्हें छिपा ही नहीं सकते, ऐसे जो अनुभव है आपके। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मृति। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। ओके उषिता। अब देखो, हमने अभी तक पढ़ा अति योगानुशासनम, योग के बारे में हम बात करेंगे। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या होता है? चित्त की जो वृत्तियां उनका निरोध ही योग है। ठीक है। तो ये दृष्ट तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, वृत्ति से अगर हम मतलब निरोध कर देंगे तो आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगी। अगर आत्मा स्वरूप में अवस्थित नहीं है तो कैसी है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति के स्वरूप में ही आत्मा हमारी, जैसी वृत्ति होगी वैसा ही आत्मा का भी स्वरूप होगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा। अब वृत्तियां हैं तो वृत्तियों के बारे में बताया गया है कि 5 तरह की वृत्तियां होती है, और 5 तरह की वृत्ति मैंने अभी आपको सारी डिटेलिंग में बता दी। अब क्या है? अब निरोध कैसे करे भाई? वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? क्योंकि हम समाधि पाद पढ़ रहे, तो समाधि के बारे में पढ़ना चाहिए भाई हमें। तो निरोध बताएंगे कैसे होगा। तो दो चीजें हैं, अभ्यास है और वैराग्य है। इन दो के द्वारा हमारा तन्निरोध, जो चित्त वृत्तियों का निरोध किसके द्वारा होगा? हमारा अभ्यास के द्वारा और
वैराग्य के द्वारा हमारा जो वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाता है। तो अभ्यास क्या है भाई? तो अब इसमें भी क्या बोला है, अभ्यास और वैराग्य से निरोध कैसे होगा? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, इसकी स्थिरता से, चित्त की स्थिरता से, और जो बार बार हमें करना पड़ा, यत्न मतलब बार बार हमें अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हमारे जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध होना संभव है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही चित्त की वृत्तियों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। इससे पहले सूत्र में देखा हमने। और तत्र स्थितो यत्न अभ्यास का मतलब है कि जब हम बार बार यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, ठीक है, तो उसी से वही क्या है, हमारा अभ्यास है। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है कि बार बार हमें अभ्यास करना चाहिए। अब अभ्यास कैसा होना चाहिए वो बताया गया है कि सातु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। सबसे पहला शब्द है यहाँ पे दीर्घ काल। दीर्घ लंबा, काल समय। जो आपका अभ्यास है वो दीर्घकालिक होना चाहिए, लंबे समय तक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आज करा या 5 दिन करा, 10 दिन करा, ऐसा अभ्यास जरूरी नहीं है। जैसे हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, योग दर्शन के मैंने सूत्र याद करने के लिए आपको दिए हैं, उसका मतलब है कि आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभी मैं 5-5 टाइम्स एक ही सूत्र को बोल रही थी क्योंकि उसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। हमारा जो शरीर है, बुद्धि है, उसके लिए, हर चीज के लिए अभ्यास जो है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए कैसा करना चाहिए? आपको दीर्घ काल तक आपको अभ्यास करना है, लंबे समय तक आपको अभ्यास करना है। निरंतरीय, निरंतरता, लगातार आपको करना है। ऐसा नहीं कि आज करा फिर 1 घंटे बाद, दीर्घ काल मतलब 1 साल तक तो आपने अभ्यास करा लेकिन निरंतरता नहीं है वहां पे। तो मैं बोल रही थी कि जो अभ्यास है आपका, दीर्घ काल तो होना चाहिए लेकिन निरंतरता भी जरूरी है। अब जैसे आपने 1 साल तक अभ्यास किया, पूरे 1 साल तक आपने अभ्यास किया, चाहे आप योग का कर रहे हो, यम नियम का कर रहे हो, ध्यान का कर रहे हो, धारणा धारणा का कर रहे हो, तो वहां पे आपने 1 साल तक अभ्यास किया। आप बोलेंगे हमने लंबे समय तक किया, लेकिन निरंतरता नहीं थी। एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया। इससे क्या होगा? आपका अभ्यास लंबे समय तक तो आपने किया, बिल्कुल 1 साल तक किया, लेकिन निरंतरता तो वहां नहीं थी ना। तो दीर्घकाल तक होना चाहिए, साथ में निरंतरता भी होनी चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं सत्कार। सत्कार यानी श्रद्धा। 1 मिनट हटना प्लीज। यानी आपको श्रद्धा भी होनी चाहिए अपने अभ्यास के में, ठीक है। उसके बाद ही क्या होगा? जो अभ्यास है वो मजबूत होगा। सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जो अभ्यास है आपका लंबे समय तक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, प्लस श्रद्धा के साथ होना चाहिए, तभी जो आपका अभ्यास है वो आपका दृढ़ होगा, ठीक है, मजबूत आपका अभ्यास होगा। तो ये अभ्यास के बारे में बताया। अब है आपका वैराग्य। तो सबसे पहले निरोध किससे होगा? आपका वृत्तियों का किससे होगा भाई? अभ्यास वैराग्य से। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोधः, बस, ठीक है। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा आपकी जो वृत्तियां हैं उनका निरोध होगा। दूसरा अभ्यास क्या है आपका? स्थिरता, ठीक है। आपकी चित्त की जो स्थिरता है और जो बार बार किया जाए, ठीक है, चित्त की स्थिरता के साथ जो बार बार अभ्यास किया जाए वो ही आपका अभ्यास है। आगे चलते हैं। तो अभ्यास के बारे में हम बात कर रहे थे। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। अभ्यास कैसे होगा? जब स्थिरता के लिए आप बार बार प्रयत्न करेंगे, ठीक है, चित्त की स्थिरता के लिए आप बार बार यत्न प्रयत्न करेंगे लगातार, तो वो आपका अभ्यास है, ठीक है। इसके बाद कैसा होना चाहिए? लंबे समय तक होना चाहिए, दीर्घकाल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, सत्कार यानी श्रद्धा के साथ आपका अभ्यास होना चाहिए, तभी जो अभ्यास है आपका दृढ़ होगा, ठीक है। इसके बाद आता है वैराग्य। अब वैराग्य क्या है? वैराग्य मतलब विरक्ति। राग होता है आपका अटैचमेंट, वैराग्य हो जाएगा आपका डिटैचमेंट, अनअटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दों को तोड़ेंगे तो दृष्टानु, श्रविक, विषय, वितृष्णस्य, 4 शब्द हुए यहाँ पे। दृष्टानु यानी सुने हुए, देखे हुए, दृष्ट मतलब देखा हुआ, श्रविक मतलब सुना हुआ,
ठीक है। जो देखे गए और आपके सुने हुए शब्दों के द्वारा जो आपको ज्ञान हुआ, उनके जो विषय हैं, विषय आपको वही है, देखने वाले विषय, सुनने वाले विषय, उनसे आपको वितृष्णा हो जाए। तृष्णा है आपका अटैचमेंट, वितृष्णा है आपका नॉन अटैचमेंट। तो देखे गए सुने गए जितने भी विषय हैं उससे वितृष्णा हो जाए, और जब आपका मन वशीकार कर ले, वश में आ जाए, तो वो हो जाता है जो वशीकार नामक की अवस्था है, वश हो जाता है आपका जो चित्त है, वो होता है आपका वैराग्य। अब यहाँ पे एक बात आने वाली बात है आपकी, जो इसमें आपको बुक में नहीं मिलेगी, कि वैराग्य आपका दो तरह का होता है। एक होता है पर वैराग्य और एक होता है अपर वैराग्य। अगर कोई आपसे पूछे अपर वैराग्य की डेफिनेशन क्या होगी, तो उसकी डेफिनेशन ये होगी, ये आपका अपर वैराग्य कहलाया जाएगा। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य, जो भी देखे गए सुने गए विषय हैं आपके, उनसे वितृष्णा हो जाना जो वैराग्य है आपका, वशीकार जो वैराग्य है, वो आपका अपर वैराग्य होगा। पर वैराग्य क्या होगा भाई? फिर दो तरह के वैराग्य हुए। पर वैराग्य होगा ये तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, जो भी आपका पुरुष के ज्ञान से क्या है, प्रकृति के गुणों से में तृष्णा हो गई आपकी। ठीक है। जो आपने समाधि आप देखेंगे, तो समाधि कैसे लगती है, तो आप पहले नीचे से ऊपर तक जाते, एक चार्ट मैंने आपको दिखाया था। सांख्य दर्शन में एक चार्ट मैंने आपको दिखाया था। अब इसमें सबसे लास्ट में जाएंगे, लास्ट में नहीं, यहीं पे आ जाएगा। तो ये चार्ट था आप लोगों का, ठीक है, जहाँ पे प्रकृति और पुरुष से क्या बन रहा था, महत बन रहा था, महत से अहंकार, अहंकार से फिर आपके पंच तन्मात्र, पंच महाभूत बने थे, और दूसरी साइड पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां बनी थी। ठीक है। तो आपकी जो समाधि लगती है, सबसे पहले महाभूत में लगेगी, महाभूत से तन्मात्रा में लगेगी, तन्मात्रा से इंद्रिय और अहंकार में लगेगी, उसके बाद ऊपर जाओ तो बुद्धि, जो महत है आपका उसे बुद्धि बोलते हैं, तो महत में जाके आपकी समाधि लगेगी। उसके बाद प्रकृति को प्रकृति तत्व को जान के फिर क्या हो जाएगा, आपका वैराग्य हो जाएगा। इन तत्वों को सबको जान के पुरुष में क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा। तो तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम क्या है, कि जब पुरुष को जितने भी गुण हैं प्रकृति के, उनके बारे में ज्ञान हो गया। नीचे ये सारे आपके प्रकृति के ही बारे विषय में हैं। तो प्रकृति के जब गुणों का ज्ञान हो जाता है पुरुष को, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला अपर वैराग्य। एक और चीज लिख लेंगे अभी नोट्स में अपने, पर वैराग्य होता है आपका असंप्रज्ञात समाधि, और जो अपर वैराग्य है वो संप्रज्ञात। जब आपकी समाधि लगती है तो पहले आपकी संप्रज्ञात समाधि लगती है, उसके बाद आपकी असंप्रज्ञात समाधि लगती है। आज के लिए इतना ही काफी है, ना कि बाकी की जो चर्चा है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।